हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है गोल्ड डिजिटल क्लासेस में। गोल्ड डिजिटल की तरफ से एक रिवीजन बेंच को लॉन्च किया गया है, जिसमें हम क्लास 10th या 12th का हम टोटल ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन इसमें कर सकते हैं। इस बैच में आप अधिक से अधिक इस बैच में जुड़िए और इस बैच से आप अधिक से अधिक शिक्षा को प्राप्त कीजिए। आज हम इस बैच में हिंदी का रिवीजन यानी हिंदी सब्जेक्ट हम लोग टोटल को कवर करेंगे, यानी हिंदी में व्याकरण और पुस्तक से। यानी अगर हिंदी को हम जाने तो देखिए, हिंदी में हमको पढ़ना है दो तरह से। हिंदी कितने तरह से पढ़ना है? दो तरह से। एक इसमें एक हिस्सा हो जाता है हिंदी व्याकरण का, और एक हिस्सा हो जाता है इसमें हिंदी पुस्तक का, यानी किताब से पुस्तक में। बात हम कर लें तो व्याकरण का जो हमारा क्वेश्चन छपता है, यानी व्याकरण से हमारा क्वेश्चन जो छपता है वो 60 नंबर, यानी 60 नंबर का क्वेश्चन छप जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम दोनों अगर ऐड कर देते, बचा हमारा पुस्तक से, तो पुस्तक से जो बचा 40 नंबर का, ये 40 नंबर का छप जाता है। यानी अगर हम दोनों को ऐड करें तो 100 नंबर का हमारा हिंदी का पेपर आता है, जो हमारा 60 नंबर ग्रामर लेके चला जाता है और 40 नंबर हमारा पुस्तक लेके चला जाता है। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा व्याकरण पर, यानी ग्रामर को हम आगे कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पुस्तक को जाने। पुस्तक भी हमको दो इसमें पुस्तक पढ़ना है, इसमें गोदली पढ़ना है, उसके बाद आपका वारिका पढ़ना है। यानी इसमें हमको दो पुस्तक पढ़ना है बुक में, ठीक है। यानी एनसीईआरटी से अगर हम गोदली उठा लें और वारिक उठा लें, यानी दो हम पुस्तक कवर करना पड़ेगा हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। इधर व्याकरण से हम बात करें 60 नंबर में, तो व्याकरण से अगर हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे छपेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे छपेगा, आइए हम आपको इसका दोनों समझाते हैं। यानी अगर हम बात कर ले ऑब्जेक्टिव का, इधर बात कर ले हम सब्जेक्टिव का, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन छप सकता है हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो पहला छप सकता है संधि का। पहले क्या छप सकता है? संधि। दूसरा लिख ले तो समास। तीसरा अगर हम बात कर ले तो उपसर्ग हो सकता है। चौथा में आपका हो जाएगा प्रत्यय। पांचवा में हमारा हो जाएगा कारक, और छठी नंबर में आ जाएगा हमारा पर्यायवाची अविलोम। यानी इतना अगर हम व्याकरण में कवर कर लिए तो हमारा व्याकरण का और इधर ऑब्जेक्टिव का तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम इतना चीज पढ़ लिए व्याकरण का, यानी हम व्याकरण का समझ लिए हिंदी का 50% स्कोर अभी हम लोग कवर कर लिए। अब बात बचा सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में देखिए इसमें पूछता है गद्यांश पूछ देगा, और गद्यांश के बाद आपका लेख पूछ सकता है, और लेख के बाद आपका पत्र पूछ सकता है। यानी ये सब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं, यानी 5 नंबर में ये क्वेश्चन छप सकते हैं। ठीक से ही छपेगा, ही तो छपेगा। अगर हम बात कर ले तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा टोटल था, और ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल था। यानी व्याकरण से अगर हम टॉपिक उठा ले तो इतना अगर हम टॉपिक को कवर करते हैं, यानी हमारा अपना पूरा 60 नंबर को कवर कर लिया, और जो बचा 40 नंबर वो हमारा पुस्तक से आएगा। तो पहले हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पुस्तक को पढ़ेंगे। यानी व्याकरण को हम पढ़ाएंगे और पुस्तक को हमारे कुंदन सर पढ़ाएंगे। यानी जो हिंदी का पुस्तक चलेगा किताब आपका, वो कुंदन सर पढ़ाएंगे, और जो व्याकरण चलेगा वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो चलेगा व्याकरण में वो संधि का चलेगा। किसका चलेगा? संधि का चलेगा। यानी संधि मतलब एक व्याकरण हम बात बोले तो कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं, एक बड़ा वर्ड आता है, लेकिन हम लोग संधि से ही शुरुआत क्यों करते हैं? तो ये हम लोग का मजबूरी है, क्योंकि सिलेबस में ही ऑलरेडी डाल देता है। जाहिर सी बात है, हमसे छोटा सवाल तो पूछता नहीं है कि वर्णमाला हम आपको पढ़ाए, स्वर वर्ण पढ़ाए, व्यंजन वर्ण पढ़ाए। बात समझिए, संधि हम लोग का सब्जेक्ट सिलेबस में डाल देता है। अब हम समझेंगे कि संधि होता क्या, पहले हम समझ लेते हैं। सिंपल बात, संधि होता क्या? देखिए, संधि यानी कुछ नहीं होता। संधि का अर्थ हो जाता है जोड़। संधि का अर्थ क्या हो जाता है? जोड़ हो जाता है। यानी देखिए, अगर हम दो चीजों को जोड़ दें और उसमें कोई चेंजिंग हो जाए, यानी कोई परिवर्तन हो, वही हमारा संधि। यानी अगर हम दो चीज को जोड़े और कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रहा है वर्ड में, वो हमारा संधि नहीं है। जैसे समझेंगे हम कि अगर इसमें वर्ण, दो वर्णों का मिलाप, चाहे मिलाकर एक विकार होता है, वह हमारा संधि है। यानी समझ लेते हैं हम इसमें क्या क्या आया। बात, एक आया वर्ण के बाद, एक आया विकार के बाद। विकार यानी कुछ नहीं होता है, ये हिंदी का रूप होता है, इसको हम लोग चेंज बोलते हैं, इंग्लिश में यानी परिवर्तन बोलते हैं। आपको हम अभी समझाए थे कि जब तक दो वर्ण को हम मिलाए उसमें चेंजिंग जब तक ना हो तब तक वो संधि के रूप में नहीं आएगा। यानी दो वर्णों को मिलाकर एक विकार होता है, वो हमारा संधि। यानी दो वर्ण को मिलाए
उसमें चेंजिंग हुआ, परिवर्तन हुआ, वो हमारा संधि के रूप में आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम संधि का ही संधि विच्छेद कर दें तो सम प्लस धी होता है। क्या होता है जी? सम प्लस धी हो जाता है। यानी कोई ना तो कोई तो चेंज आया इसमें, देखिए ध्यान से। अगर इसमें देखिए म अ, जैसे उच्चारण देखिए इसका, समझिएगा। स म में अ का मात्रा आ रहा है। किसका मात्रा आ रहा है? अ का मात्रा है। यानी कोई ना कोई हम अगर इसको ऐड करते हैं तो ये चेंजिंग में आ जाता है, यानी संधि के रूप में आ जाता है। यानी अगर हम संधि को समझे तो संधि हमारा क्या है जी? तो दो वर्णों को मिलाकर एक विकार उत्पन्न होता है, यानी एक चेंजिंग होता है, वो हमारा संधि है। संधि का मतलब हो जाता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है बाबू? जोड़ होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में कि संधि में संधि के टाइप जानेंगे। तो संधि हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। कितने तरह से पढ़ेंगे बाबू? संधि हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा हमारा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। यानी पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा विसर्ग संधि। अगर आपको हम बता दें कि अगर आप स्वर के बारे में नहीं जानते हो, व्यंजन के बारे में नहीं जानते हो, विसर्ग के बारे में नहीं जानते हो, तो हम आपको सबसे पहले यानी व्याकरण का हम पहली क्लास में आपको हम ले चलते हैं, जो आपको पहला क्लास में बताया जाता है, यानी जिसको हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। यानी इसका इसी से उत्पन्न होता है स्वर और व्यंजन। इतना आपको पता होना चाहिए। यानी अगर वर्णमाला का बात बोले तो वर्णमाला से आपसे कोई डिफिनेशन पूछ सकता है तो आप बताइएगा। वर्णों को समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। समझिएगा, जाहिर सी बात है कि अगर वर्णों का ज्यादा समूह को मिला दे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे वर्णमाला कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग कहेंगे जाहिर सी बात है वर्णमाला हमारा दो तरह के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम समझेंगे कि जो हमारा स्वर वर्ण होता है वो किसका बोध कराता है, जो व्यंजन होता है वो क्या करता है। जाहिर सी बात है समझ लेते हैं। तो जो हमारा स्वर वर्ण होता है बाबू, वो तो हमारा हो जाता है 13। कितना हो जाता है? 13। लेकिन होता क्या है, इसमें दो ऐसा चीज आ जाता है जिसका कोई अर्थ जिसका नहीं निकल पाता। तो ये दो और इसमें से हम घटा दें तो स्वर वर्ण आ जाता है हमारा 11। कितना आ जाता है? 11। व्यंजन वर्ण की हम बात बोल रहे तो व्यंजन वर्ण हमारा होता है 36, यानी 36 होता है, जिसमें 3 का कोई उच्चारण नहीं मिल पाता। तो इसमें से अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमारा हो जाता है 33। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताइएगा? 11 होता है। इन आएगा 13 बताना है। कितना बताना? 11 होता है। बात बोल दे कि व्यंजन में पूछ सकता है कि वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, तो कितना बताइएगा? 33, यानी 33 होता है। इतना समझ गए? चलिए, इतना स्वर और व्यंजन आप समझेंगे। स्वर वर्ण आता क्या है, ध्यान से देखिए। स्वर वर्ण में हमारा आता है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। जो हमारा स्वर वर्ण होता है इसमें आता है कुछ नहीं, जाहिर सी बात है। इसमें आता है अ, आ, छोटी ई, दीर्घ ई, छोटा ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। यानी बात अगर इसको हम गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल कितने हो जा रहे हैं? 13। लेकिन इसमें हम बोले हैं ना कि दो इसमें नहीं आ पाते, यानी हमारा दो का कोई अर्थ नहीं निकल पाता, एक अन का और एक अ का। तो हमारा टोटल कितना बचा स्वर में? 11 बचा। कितना बचा जी? यानी 11 होता है। आप जाहिर सी बात है आप बता सकते हैं स्वर वर्ण में हमारा क्या क्या आता है। अ, आ, छोटी दीर्घ ई, छोटा ऊ और दीर्घ ऊ, अरी, ए, ओ, औ, अंग और अ। इतना समझ गए होंगे आप। अब हम बात कर ले व्यंजन वर्ण का। व्यंजन वर्ण का तो देखिए, व्यंजन वर्ण में जाहिर सी बात कुछ नहीं आता, इसमें आता है अ वाला मात्रा। जैसे क ख ग की बात करते हैं, क ख ग घ और अंग। यानी ऐसे ही च, छ, ज,
झ इय ट ठ ड ढ अन प त थ द ध न प फ ब भ म। यानी य र ल व तलावे स मूर्धन्य स दंत स ह छ त्र ज्ञ। यानी अगर हम टोटल को अगर ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है 36 होता है। ध्यान से देखिएगा 36 पहले हम लिख चुके हैं, लेकिन इसमें 3 का इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल पाता। जो हमारा अगर 3 इसमें से हम हटा देते हैं हमारा कितना बच जाता है व्यंजन वर्ग 33 बच जाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो यही हमारा स्वर संधि है, अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी अगला वीडियो में हम स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे।